A very good morning to all of you. Hope you all are doing well. जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के वजह से आपके पूरे सेमेस्टर का क्लासेस ऑनलाइन होने वाला है और इस बार आपका कोई बहाना भी नहीं चलने वाला है कि सर मेरे पास मोबाइल नहीं है, मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, गांव में रहता हूं जिस कारण इंटरनेट सही से काम नहीं करता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस बार आप लोग का ये सब बहाना नहीं चलेगा। इसलिए आप लोग ऑनलाइन मोड से पढ़ाई करने के लिए इस सेमेस्टर में मेंटली रूप से तैयार हो जाइए कि आप लोग को यह पूरा का पूरा सेमेस्टर ऑनलाइन तरीके से पढ़ना है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस को डिस्कस करेंगे कि आप लोग को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने हैं और उसमें कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उस सब्जेक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। स्टेट बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन SBTE बिहार के अनुसार आप लोग को 5th सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग में टोटल 5 थियोरेटिकल सब्जेक्ट पढ़ने हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आप लोग का पावर इंजीनियरिंग, सेकंड सब्जेक्ट है आप लोग का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, थर्ड सब्जेक्ट है आप लोग का मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, फोर्थ सब्जेक्ट है आप लोग का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल और फिफ्थ सब्जेक्ट है आप लोग का ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। टोटल 5 सब्जेक्ट आप लोग को इस सेमेस्टर में पढ़ाई करने हैं। तो वन बाय वन हम लोग सभी को देखेंगे कि किस सब्जेक्ट में आप लोग को क्या पढ़ना है। तो फर्स्ट सब्जेक्ट है आप लोग का पावर इंजीनियरिंग। यह सब्जेक्ट आप लोग का थ्योरेटिकल प्लस न्यूमेरिकल है। इसमें आप लोग को थ्योरी भी मिलेगा और साथ ही साथ न्यूमेरिकल्स भी मिलेंगे आप लोग को। अब बात आती है इस सब्जेक्ट में क्या पढ़ना है आप लोग को। तो लास्ट सेमेस्टर मतलब कि 4th सेमेस्टर में आप लोगों ने एक सब्जेक्ट पढ़ा होगा थर्मल इंजीनियरिंग। इसमें आप लोगों ने कुछ कंसेप्ट सीखा होगा। उसी कंसेप्ट का एप्लीकेशन आप लोगों को इस सेमेस्टर में पावर इंजीनियरिंग में पढ़ना है। ठीक है, आप लोगों ने जो भी चीज थर्मल इंजीनियरिंग में सीखा, जो भी कंसेप्ट समझा, उसका जो एप्लीकेशन वाला पोर्शन है, एप्लीकेशन वाला, वह आप लोगों को 5th सेमेस्टर में पावर इंजीनियरिंग में पढ़ना है। इस सब्जेक्ट में टोटल 5 यूनिट्स हैं। कौन कौन से? फर्स्ट है आप लोग का आईसी इंजन। आईसी का मतलब क्या होता है? इंटरनल कंबशन इंजन। सेकेंड यूनिट है आप लोग का आईसी इंजन टेस्टिंग, इंटरनल कंबशन इंजन टेस्टिंग। थर्ड यूनिट है आप लोग का एयर कंप्रेसर। फोर्थ यूनिट है आप लोग का गैस टरबाइन एंड जेट प्रपल्सन। और लास्ट यूनिट है आप लोग का इंट्रोडक्शन टू आरएसी। आरएसी क्या मतलब होता है? रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। ठीक है, तो अगर आप लोग ये फर्स्ट 2 यूनिट देखिएगा, आईसी इंजन और आईसी इंजन टेस्टिंग, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को इसके नॉलेज का यूज, इस दोनों टॉपिक का यूज आप लोग को इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल में भी होगा और दूसरा ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में भी होगा। ठीक है, ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि अगर आप लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखिएगा तो आपको कहीं भी इसमें आईसी इंजन नहीं दिखाई देगा। ठीक है, आईसी इंजन आप लोगों को नहीं मिलेगा। परंतु अगर आप ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का 2018 और 19 का क्वेश्चन पेपर देखिएगा तो आप लोग को वहां आईसी इंजन के क्वेश्चंस दिखाई देंगे। तो कहने का मतलब यह है इस सिलेबस में आप लोग को कहीं भी आईसी इंजन नहीं है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के, परंतु जब एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग को इसके लिए टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग आईसी इंजन ऑलरेडी जो है आप लोग पावर इंजीनियरिंग में पढ़ चुके हैं। किसी भी सब्जेक्ट में इसका क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो पावर इंजीनियरिंग में हो चाहे वो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में हो, आप लोग आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। तो ये हो गया आप लोग का यूनिट 1 और यूनिट 2। यहां आप लोग को देखिए दिख रहा है यूनिट नंबर 5 में इंट्रोडक्शन टू आरएसी।
रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। अगले सेमेस्टर में, मतलब कि 6th सेमेस्टर मैकेनिकल में, ठीक है, आप लोग को एक इलेक्टिव सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है, इलेक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, लेना पड़ता है। इसमें आप चाहे तो आरएसी ले सकते हैं, चाहे तो आप लोग कैड कैम ले सकते हैं, ठीक है, कैड कैम, ठीक है, मतलब 2-3 ऑप्शन होते हैं आप लोग के पास, उसमें से आप लोग को कोई भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट करना पड़ता है। तो मैक्सिमम बच्चे आरएसी को ही सिलेक्ट करते हैं एज ए इलेक्टिव मैकेनिकल इंजीनियरिंग 6th सेमेस्टर में। तो उस समय आप लोग को यह आरएसी सब्जेक्ट बहुत ही डिटेल में पढ़ना पड़ता है। तो जो भी बच्चे चाहते हैं कि अगले सेमेस्टर में आरएसी अच्छे से पढ़े इलेक्टिव के रूप में लेकर के, वो लोग इस सेमेस्टर में इंट्रोडक्शन टू आरएसी सही तरीके से पढ़ाई करें, क्योंकि उनको अगले सेमेस्टर में जब आरएसी डिटेल में पढ़ेंगे तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये था टोटल आप लोग का 5 यूनिट। अब इसका क्या इंपॉर्टेंस है, अगर सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यह सब्जेक्ट आपका बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग होता है। इस सब्जेक्ट में आप 60 to 65 नंबर आउट ऑफ 70 आसानी से स्कोर कर सकते हैं। 60 से 65 नंबर आप लोग आसानी से इस सब्जेक्ट में ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि यह सब्जेक्ट न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होता है, ठीक है, इसमें आप लोग को न्यूमेरिकल्स आते हैं एग्जाम में। अगर आप उसको सही सही सॉल्व कर देते हैं तो आपको 100% उसमें मार्क दिया जाता है। इस तरह एक सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा स्कोरिंग है। आपके 5th सेमेस्टर में टोटल आप लोग को 5 सब्जेक्ट पढ़ना है, लेकिन अगर आप लोग देखिएगा तो सिर्फ पावर इंजीनियरिंग है आप लोग का न्यूमेरिकल सब्जेक्ट है, बाकी जो 4 सब्जेक्ट है वह पूरा का पूरा थियोरिटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। अब अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो कोई भी एग्जाम का पेपर आप उठा के देख लीजिए, आपको 3 से 4 क्वेश्चन पावर इंजीनियरिंग के मिलेंगे ही मिलेंगे। तो इस तरह कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी यह सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और सेमेस्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आप लोग इस सब्जेक्ट को कम से कम पावर इंजीनियरिंग को ईमानदारी के साथ अच्छे से पढ़ाई कीजिए, कि अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट होने के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हैं तो उस समय आपको आसानी हो। ये था आपका पावर इंजीनियरिंग। सेकंड सब्जेक्ट है आप लोग का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं AMP, ठीक है। यह सब्जेक्ट आपका जो है पूरा का पूरा थियोरिटिकल सब्जेक्ट है। इसमें आपको थ्योरी ही थ्योरी मिलेगा प्लस कुछ डायग्राम मिलेंगे, ठीक है। इस सब्जेक्ट में हम लोग लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। क्या? लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स या टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोग जानने को मिलता है। ये लेटेस्ट मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी क्या होता है? मतलब वो सारे टेक्निक्स है, वो सारे टेक्नोलॉजी जो आज के जमाने में एक्चुअल में इंडस्ट्री में यूज होते हैं, जैसे EDM इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मशीनिंग, लेजर बीम मशीनिंग, CNC मिलिंग मशीन, TPM टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, ये सारे टेक्नोलॉजी आजकल के जमाने में इंडस्ट्री में यूज होते हैं। तो आपको इसी सब चीजों के बारे में जानने को मिलेगा। तो फिर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा कि सर जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में प्रोडक्शन प्रोसेस पढ़ रहे थे उसमें जो लेथ मशीन पढ़े थे, मिलिंग मशीन पढ़े थे, वो क्या आज इंडस्ट्री में यूज नहीं होता है? देखिए वो सब ट्रेडिशनल टाइप के मशीन है जो पुराने जमाने में इंडस्ट्री में यूज हुआ करते थे, परंतु आजकल वो सारे मशीन आउटडेटेड हो चुके हैं। आज किसी भी इंडस्ट्री में आप लोग को ट्रेडिशनल लेथ मशीन, ट्रेडिशनल मिलिंग मशीन, ड्रिलिंग मशीन कहीं भी आप लोग को देखने को नहीं मिलेगा। हर जगह CNC मशीन आ गए हैं। उसी चीज के बारे में आपको, लेटेस्ट मशीन के बारे में आप लोग को इस सब्जेक्ट में जानने को मिलेगा। तो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यह सब्जेक्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, इसके बहुत ही कम क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। परंतु अगर आप डिप्लोमा कंप्लीट करने के बाद किसी इंडस्ट्री में काम करने जाते हैं तो उस समय आप लोग को यही सब मशीन देखने को मिलेगा जो आप एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में पढ़िएगा। तो उस समय आप लोग को आसानी होगी अगर आज इस सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करते हैं। तो ठीक है, तो कोशिश कीजिए इसे अच्छे से पढ़ने का। ये था आप लोग का एडवांस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। थर्ड सब्जेक्ट है आप लोग का
मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल, शॉर्ट में इसको आप लोग MQC कहते हैं, ठीक है, मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल। यह आपका पूरा का पूरा सब्जेक्ट थियोरिटिकल है, ठीक है, और इसमें कहीं कहीं कुछ डायग्राम है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखिएगा, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट जो है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। VBI लिख लीजिए, आप चाहे तो SSC JEE हो या DRDO हो या ISRO हो, किसी भी एग्जाम का क्वेश्चन हो डिप्लोमा लेवल का, आप लोग उठा के देखिएगा तो उसमें आप लोग को मिनिमम 3 से 4 क्वेश्चन जो है आप लोग को मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल से मिलेगा ही मिलेगा। कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यह सब्जेक्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस सब्जेक्ट में हम लोग को मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स और क्वालिटी कंट्रोल के बारे में आप लोग को जानने को मिलेगा इस सब्जेक्ट में, ठीक है। ये सब्जेक्ट अगर आप लोग चाहते हैं कि डिप्लोमा के बाद कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करें, इस सब्जेक्ट को आप लोग इसी सेमेस्टर में प्रिपेयर कर लीजिए। इसी सेमेस्टर में कोशिश कीजिए कि पूरा इस सब्जेक्ट पे कमांड हो जाए आपका, ठीक है। इस सब्जेक्ट में एक टॉपिक आता है जिसका नाम है लिमिट्स, फिट्स, टॉलरेंस एंड गेजेस। ये टॉपिक इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसमें मिनिमम एक क्वेश्चन जरूर आपको इस टॉपिक से मिलने वाला है। आप लोग इस टॉपिक को जरूर अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा जब आप लोग मेट्रोलॉजी एंड क्वालिटी कंट्रोल पढ़िएगा, ठीक है। तो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट सब्जेक्ट पे। नेक्स्ट सब्जेक्ट है आप लोग का इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड कंट्रोल, शॉर्ट में आप इसको EPC, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन कंट्रोल, EPC भी कहते हैं। ये सब्जेक्ट आपका पूरा का पूरा थियोरेटिकल सब्जेक्ट होने वाला है, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब्जेक्ट उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इस सब्जेक्ट में आप लोगों को मेनली एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन, पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने इस चीज के बारे में ऑलरेडी अपने 9th-10th क्लास में पढ़ा भी होगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से सब्जेक्ट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु अगर आप देखें तो ये प्रेजेंट समय में ये सब्जेक्ट हमारी जरूरत है, इसको जानना हमारी जरूरत है, क्योंकि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं, जिस वातावरण में, जिस पर्यावरण में हम लोग रहते हैं, वहां पॉल्यूशन का लेवल बहुत ही ज्यादा बढ़ गया है। आपको अपने चारों तरफ गंदगी दिखाई देती होगी। आप जिस हवा में सांस लेते हैं आपको पता है वो एयर भी क्या है, पॉल्यूटेड हो चुका है, ठीक है। तो आपको हमेशा ये कोशिश करते रहना चाहिए कि हम जिस एनवायरनमेंट में रहते हैं उसमें पॉल्यूशन कम से कम हो, उसको हम लोग कम से कम पॉल्यूटेड करें। तो अगर आप इस सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ते हैं तो आप लोग को बहुत सारे तरीकों के बारे में पता चलेगा जिससे आप लोग पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। इसमें एक टॉपिक है एयर पॉल्यूशन में, एयर पॉल्यूशन का जो चैप्टर है आपका, उसमें एक टॉपिक है पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल। इस ऑटोमोबाइल के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उससे हम लोग किस किस मेथड के द्वारा कम कर सकते हैं। आप लोग को तो पता ही होगा कि ऑटोमोबाइल जो है वन ऑफ द मेजर सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन है, इसके कारण एयर पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है। तो एयर पॉल्यूशन में एक टॉपिक है पॉल्यूशन ड्यू टू ऑटोमोबाइल, उसमें हम लोग को इसी सब चीजों के बारे में बताया गया है कि जो ऑटोमोबाइल के द्वारा जो पॉल्यूशन होता है उसको आप किस तरीके से कम कर सकते हैं, कौन कौन मेथड से आप कम कर सकते हैं। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसे ध्यान में रखिएगा आप लोग पढ़ाई करते समय। और आप लोग का लास्ट सब्जेक्ट है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ये सब्जेक्ट भी आप लोग का पूरा थ्योरी बेस्ड है, प्लस इसमें डायग्राम बहुत ज्यादा है। आप लोग को हर एक लेक्चर में करीब 2 से 3 डायग्राम देखने को मिलेगा जब आप लोग ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग डिटेल में स्टडी कीजिएगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। क्यों? क्योंकि देखिए आप लोगों में से मैक्सिमम लोगों ने अपने लाइफ में कभी न कभी मोटरसाइकिल चलाया होगा, ट्रैक्टर चलाया होगा, कार चलाया होगा। कम से कम अगर चलाया नहीं होगा तो चलते हुए देखा जरूर होगा।
मीन्स आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिकल देख चुका है या प्रैक्टिकल आप लोगों ने ऑलरेडी कर चुके हैं कि ऑटोमोबाइल कैसे काम करता है, उसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, आप लोग ऑलरेडी ये चीज जानते हैं। बस आप लोगों को डिटेल थियोरेटिकल नॉलेज गेन करना है कि यह किस तरह काम करता है, इसमें कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं, उसका कंस्ट्रक्शन किस तरीके से होता है, यह चीज आप लोग को इस सब्जेक्ट में जानना है। ठीक है, तो अब बात आती है कि मैं आप लोगों को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाने वाला हूं। टोटल 5 सब्जेक्ट तो आप लोग को बता दिया मैंने, उसमें क्या पढ़ना है, क्या इंपॉर्टेंस है, ये सारा चीज मैंने आप लोग को डिस्कस कर लिया। तो मैं आप लोग को पढ़ाने वाला हूं इस 5th सेमेस्टर में ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। ठीक है, यह सब्जेक्ट आप लोग का कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम में इसका ज्यादा क्वेश्चन नहीं आता है, परंतु आप लोग के लिए सब्जेक्ट एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि आप लोग ऑटोमोबाइल से ऑलरेडी फैमिलियर हैं। आप लोगों ने, मैक्सिमम लोगों ने, हर किसी ने ऑटोमोबाइल को देखा है, उसके बारे में जानते हैं, समझते हैं। बस हम लोग को उसको कोरिलेट करना है उसके थ्योरी से। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में आप लोग को कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं और उसमें क्या पढ़ना है आप लोग को। ठीक है, इसमें टोटल आप लोग को 5 यूनिट्स पढ़ने हैं। आप लोग का जो फर्स्ट यूनिट्स है वो है आप लोग का इंट्रोडक्शन ऑफ ऑटोमोबाइल। आपका जो VCS सॉफ्टवेयर है उसमें इसको कहा गया है मॉड्यूल 1। ठीक है, इसको मॉड्यूल 1 कहा गया है। इसमें आपको ऑटोमोबाइल का हिस्ट्री, मतलब कैसे ऑटोमोबाइल बना, उसका क्लासिफिकेशन क्या क्या होता है, उसका लेआउट क्या क्या होता है, उसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, इन सभी चीजों के बारे में आपको इस यूनिट 1 में जानने को मिलेगा। सेकेंड यूनिट है आप लोग का ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन। आपका जो VCS सॉफ्टवेयर है इसमें इसे मॉड्यूल 2 कहा गया है। आप लोग जो किसी भी ऑटोमोबाइल के, सपोज आप कार ले लीजिए, उसकी इंजन में आप जो पावर जनरेट करते हैं वह पावर आपके व्हील तक कैसे ट्रांसमिट होता है। मतलब आप लोगों ने इंजन पे जो पावर जनरेट किया वो इंजन से आपका, इंजन कौन सा इंजन होता है, IC इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन, वो पावर इंजन से आपका व्हील तक कैसे पहुंचता है, कैसे ट्रांसमिट होता है, इसी चीज को हम लोग ऑटोमोबाइल ट्रांसमिशन में पढ़ेंगे। इस यूनिट में आप लोग डिफरेंट टाइप का गियर बॉक्स वगैरह के बारे में जानिएगा, टॉर्क कन्वर्टर के बारे में आप लोग जानिएगा, क्लच के बारे में जानिए, क्लच प्लेट के बारे में कि कैसे आप लोग का जो पावर है जो कि इंजन आपका प्रोड्यूस करता है वो व्हील तक ट्रांसफर होता है। ठीक है, ये आपका था सेकंड यूनिट। आपका थर्ड यूनिट है कंट्रोल सिस्टम। VCS सॉफ्टवेयर में इसे आप लोग को मॉड्यूल 3 कहा गया है। ठीक है, मॉड्यूल 3 का नाम दिया गया है। इसमें आप लोग को क्या क्या पढ़ना है यह बताने से पहले मैं आप लोग एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं। सपोज करो आप एक कार चला रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आप एक कार चला रहे हैं और मैं आपसे पूछता हूं कि तुम्हारा जो कार है जिसको आप चला रहे हो क्या वो आपके कंट्रोल में है कि नहीं। आप जो कार चला रहे हो वो आपके कंट्रोल में है कि नहीं। तो आप क्या करते हो, आप मेनली 2 चीज चेक करते हो। पहला क्या है कि आपका जो स्टीयरिंग सिस्टम है, आपका जो स्टीयरिंग सिस्टम है मतलब हैंडल एक तरह से कह सकते हो, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं। मतलब अगर स्टीयरिंग को हम लोग लेफ्ट की ओर घुमाते हैं तो आपका कार लेफ्ट की ओर मुड़ रहा है कि नहीं। अगर स्टीयरिंग को हम लोग राइट की ओर बुलाते हैं तो आपका कार राइट की ओर जा रहा है कि नहीं। तो आप लोग इसी चीज को चेक करते हैं। और दूसरा क्या चेक करते हैं, आपका ब्रेक्स जो है, ब्रेक सही ढंग से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मीन्स जहां ब्रेक लगा रहे हैं वहां पे गाड़ी रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है। तो कहने का मतलब यही हुआ कि अगर हम लोग कंट्रोल की बात करते हैं तो मेनली 2 तरह की चीज की बात करते हैं। क्या, पहला हम लोग करते हैं स्टीयरिंग सिस्टम और दूसरा हम लोग क्या बात करते हैं, ब्रेक के बारे में।
अगर हम लोग का यह दो चीज कंट्रोल में है तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो कार है वो हमारे कंट्रोल में है। तो ऑटोमोबाइल के कंट्रोल सिस्टम में भी आप लोग को मेनली इसी दो सिस्टम के बारे में जानना है। तो आपका जो यूनिट 3 है कंट्रोल सिस्टम, आपको मेनली उसमें क्या क्या पढ़ना है, स्टीयरिंग सिस्टम के बारे में और दूसरा है कि ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में। इसमें एक टॉपिक होता है जिसका नाम है स्टीयरिंग ज्योमेट्री। स्टीयरिंग ज्योमेट्री आपके सेमेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर एक साल 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन, याद रखिएगा 4 to 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है इस एक टॉपिक पे रहता है। स्टीयरिंग ज्योमेट्री छोटा सा टॉपिक है, 2-4 डायग्राम इसमें होता है, लेकिन आपको 4 से 6 नंबर का क्वेश्चन, चाहे वो ऑब्जेक्टिव में हो या सब्जेक्टिव हो या इस पर थोड़ा सा नोट्स लिखने को है, लेकिन रहेगा ही रहेगा। हम मैं पिछले 2-3 साल का अगर आप लोग एनालिसिस कीजिएगा क्वेश्चन का तो आपको दिख जाएगा या आसानी से कि इस टॉपिक से आपको क्वेश्चन रहता ही रहता है स्टीयरिंग ज्योमेट्री। तो आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आपका जो नेक्स्ट यूनिट है यूनिट नंबर 4, इसमें आप लोग को सस्पेंशन सिस्टम के बारे में पढ़ना है, व्हील्स के बारे में पढ़ना है और टायर्स के बारे में पढ़ना है। आपको VCS सॉफ्टवेयर में इसको मॉड्यूल 4 कहा गया है, ठीक है। तो सस्पेंशन सिस्टम क्या होता है, सपोज कीजिए आप किसी कार को चलाते हुए किसी सड़क पे जा रहे हैं, तो आप लोग देखते हैं कि आपका जो इंडिया का सड़क है उस पर बहुत सारे खड्डे हैं, बहुत जगह ब्रेकर बना हुआ है। तो उससे क्या होता है, जर्क होता है, जर्क आपका गाड़ी में जर्क प्रोड्यूस होता है। लेकिन इसी सस्पेंशन सिस्टम के कारण वो जर्क जो है आप तक नहीं पहुंच पाता है, ड्राइवर तक, आपके जो पैसेंजर है उन तक नहीं पहुंच पाता है, जिससे कि आपका जो यात्रा है, आपका जो जर्नी है वो कंफर्टेबल हो जाता है, आपको आरामदेह महसूस होता है। इसी सस्पेंशन सिस्टम के बारे में हम लोग जानेंगे। आप लोग एक सिंपल सा एग्जांपल देखिए, अगर आप लोग साइकिल भी चलाते हो तो साइकिल में देखते हो तो क्या होता है, आपका जो सीट होता है उसके नीचे थोड़ा सा स्प्रिंग लगा देते हैं। उससे क्या होता है, जो जर्किंग है साइकिल का वो आप तक नहीं पहुंच सके, आप जो ड्राइवर हैं, आप जो राइडर हैं, आप तक नहीं पहुंच सके। वो भी देखा जाए तो एक सस्पेंशन सिस्टम का एग्जांपल है। इसी तरह डिफरेंट ऑटोमोबाइल में डिफरेंट तरह के सस्पेंशन सिस्टम आपको मिलेंगे। जैसे ट्रक वगैरह में आप लोग देखिए, वहां पे आप लोग को लीफ स्प्रिंग मिलेगा, हैवी व्हीकल जो होता है लीफ स्प्रिंग मिलेगा, जिसको आप लोग आसानी से देख सकते हैं। इसी सब सस्पेंशन सिस्टम, व्हील्स और टायर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे यूनिट नंबर 4 में। लास्ट यूनिट है आप लोग का ऑटोमोबाइल इलेक्ट्रिकल सिस्टम एंड बॉडी। इसमें क्या होता है, आप लोग का जो VCS सॉफ्टवेयर है इसमें इसको मॉड्यूल 5 कहा गया है। आप लोग गाड़ी देखते होंगे, कोई भी ऑटोमोबाइल देखते होंगे, इसमें आप लोग जितने भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम देखते हैं, इलेक्ट्रिकल सिस्टम, उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में स्टडी करने वाले हैं। जैसे आप लोग का जो हेडलाइट जलता है, गाड़ी का आगे का लाइट होता है ना, हेडलाइट उसको हम लोग कहते हैं, वो किस तरह जलता है, उसका कुछ ना कुछ सर्किट होता होगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट होता होगा, उसके बारे में हम लोग इस यूनिट में पढ़ने वाले हैं। टेल लाइट मतलब पीछे वाला लाइट, इंडिकेटर, स्टार्टिंग सिस्टम, गाड़ी का चार्जिंग सिस्टम, इग्निशन सिस्टम, ये सारा का सारा सिस्टम कैसे काम करता है, इन सभी के इलेक्ट्रिकल सर्किट के बारे में हम लोग इस यूनिट में जानेंगे। तो ये था टोटल आप लोग का 5 यूनिट। एक बात और है कि जो आप लोग को इसमें कहीं भी पूरा सिलेबस में, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का जो पूरा सिलेबस है, इसमें आप लोग को कहीं भी IC इंजन नहीं देख मिलता है। IC इंजन आप लोग को सिलेबस में कहीं नहीं दिखेगा। लेकिन अगर आप पिछले साल या उससे पिछले साल का 2018 या 2019 वगैरह का क्वेश्चन आप देखिएगा तो आपको ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में IC इंजन्स के भी क्वेश्चंस आपको बहुत सारे दिखेंगे। 1-2 नंबर का नहीं, कम से कम 10 से 15 नंबर के क्वेश्चंस दिखेंगे। तो अब क्या करना है, सिलेबस में तो है ही नहीं, परंतु एग्जाम में क्वेश्चंस पूछता है, तो आप लोग को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने पावर इंजीनियरिंग में जो पहले मैं बता चुका हूं इस लेक्चर के स्टार्टिंग में, पावर इंजीनियरिंग में आप लोग ऑलरेडी IC इंजन के बारे में पढ़ते हैं, तो आप लोग वहां का नॉलेज को यूटिलाइज कर सकते हैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस के आंसर देने में। मतलब आप लोग एक सब्जेक्ट में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो आप लोग अगर क्वेश्चन उसका पूछा जाए दूसरे सब्जेक्ट में भी तो आप लोग आसानी से दे सकते हैं, ठीक है। तो इसमें आप लोग को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है।
अब बात आता है कि ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के लिए आपको कौन कौन सा बुक फॉलो करना चाहिए, कौन कौन सा बुक आप लोग को पढ़ना चाहिए। तो मैं 2-3 राइटर्स का नाम लिख रहा हूं, जैसे कि एक हो गया आप लोग को R.K. राजपूत, आप लोग इनका बुक ले सकते हैं। दूसरा हो गया आप लोग का ये फर्स्ट D.S. कुमार का। तीसरा हो गया कृपाल सिंह का। वॉल्यूम 1 एंड 2। इन तीनों में से आप लोग कोई भी किताब एक ले सकते हैं। इन सभी का लैंग्वेज बहुत ही आसान है, आप लोग को आसानी से समझ में आ सकता है। अगर आप लोग कोई किताब नहीं खरीद पा रहे हैं लॉकडाउन में, किसी का उतना समर्थ नहीं है, क्योंकि आप लोग कॉलेज का लाइब्रेरी भी यूज नहीं कर सकते हैं इस समय, क्योंकि आप लोग कॉलेज नहीं जा रहे हैं लॉकडाउन के कारण, तो आप लोग को मैं आसानी से जितने भी नोट्स होते हैं वो PDF के रूप में उपलब्ध करा दूंगा। आप लोग जब इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन खोलिएगा तो उसमें आप लोग को हर एक लेक्चर के नोट्स का PDF मिल जाएगा। उसी में आप लोग में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का भी लिंक डाल दूंगा। 2018-2019 का जो क्वेश्चन पेपर है आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का, उसका भी लिंक मैं आप लोग को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो अगर आप बुक वगैरह नहीं पढ़ पा रहे हैं तो जो मेरा लेक्चर है उसी को आप लोग रेगुलर देखिए। वीक में आप लोगों को 2 से 3 वीडियो मिलते रहेंगे। कभी कभी कुछ एडिशनल वर्क की वजह से डिले हो सकता है, परंतु कोशिश यही रहेगी कि समय पे आप लोग को वीडियो मिल जाए। तो ये था आप लोग का इंट्रोडक्शन लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए वीडियो को। तो ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में यूनिट 1 के फर्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू।